नमस्कार शिक्षक साथियों और प्रिय छात्रों, आज की विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया था कि ऊष्मा क्या होती है और ऊष्मा के क्या क्या उपयोग हैं, ऊष्मा के द्वारा हम कौन कौन सी क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और छात्रों, आप लोगों ने उन क्रियाओं को करके देखा भी होगा, जैसे कि ऊष्मा के द्वारा गर्म करते हैं तो वस्तुएं गलने लगती हैं, और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वस्तुएं उबलने लगती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है। इस प्रकार से विभिन्न उपयोग ऊष्मा के हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। आज उसी तारतम्य में आज का हमारा ऊष्मा का जो दूसरा भाग है कि ऊष्मा का ताप से किस प्रकार से संबंध है, ताप और ऊष्मा किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ताप के द्वारा ऊष्मा को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, ऊष्मा की मात्रा को कैसे नापा जा सकता है, ऊष्मा और ताप में कैसा संबंध है, इस बारे में अध्ययन करने के लिए आज हमारे साथ में श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव मैडम हैं। तो नमस्कार। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो छात्रों के लिए आगे का जो आपका टॉपिक है, आगे का जो विषय है, उससे अवगत कराएं। बच्चों, जैसा हमने पिछले व्याख्यान में आपको बतलाया था कि ऊष्मा क्या है और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, और ऊष्मा हमने आपको बतलाया था कि पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा ही ऊष्मा होती है, और यह आंतरिक ऊर्जा दो कारणों से होती है। पदार्थ के अणुओं की गति के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है, और अणुओं अंतरा आणविक बल के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है। इन दोनों का योग पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तथा ताप जो है वो पदार्थ की ऊष्मीय अवस्था होती है। वो ये बतलाती है कि ऊष्मा का निर्धारण किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा, कौन सी वस्तु ऊष्मा ग्रहण करेगी और कौन सी वस्तु ऊष्मा देगी। तो यद्यपि ऊष्मा और ताप परस्पर संबंधित हैं, फिर भी इनमें कुछ मूलभूत अंतर है। यदि आप स्क्रीन पे देखें तो आपको दो वस्तुएं A और B दिखलाई दे रही हैं। अब A वस्तु जो है वो निश्चित तौर से B से ज़्यादा बड़ी है, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो यदि इन दोनों को समान ऊष्मा की मात्रा दी जाए तो A के ताप में कम वृद्धि होगी, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक है, और B के ताप में अधिक वृद्धि होगी। आपने देखा, हमने बताया है आपको कि समान ताप देने पे यदि A का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो B का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। हाँ, दोनों को समान ऊष्मा दी गई है। जी हाँ। एक वस्तु देखिए बड़ी दिख रही होगी आपको, और दूसरी वस्तु छोटी दिख रही होगी। बड़ी वस्तु को भी हमने उतनी ही ऊष्मा दी है जितनी कि छोटी वस्तु को दी है, लेकिन फिर भी छोटी वस्तु का जो ताप है वो ज़्यादा बढ़ गया, बड़ी वस्तु का ताप थोड़ा सा कम रहा। इस प्रकार से आप लोग भी करके देख सकते हैं कि हमने जैसे 1 किलो पानी लिया, उसको हम जितनी ऊष्मा देंगे तो उससे थोड़ा सा उसका ताप बढ़ जाएगा। यदि हम 2 किलो पानी ले लेंगे और उसको ऊष्मा देंगे तो उसका ताप थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब जैसे जैसे ऊष्मा तो समान है, लेकिन उनकी मात्राएं अलग अलग हैं, उनके क्षेत्रफल अलग अलग हैं। मतलब 1 किलो पानी जिसका द्रव्यमान कम है, 2 किलो पानी जिसका द्रव्यमान अधिक है। तो इस प्रकार से हम ऊष्मा समान देंगे, लेकिन फिर भी उनके ताप में अंतर आएगा। अब यदि इनको हम एक आपस में जोड़ दें तो निश्चित तौर से जो ऊष्मा का प्रवाह है ये B से A की ओर होगा। यद्यपि B वस्तु छोटी है लेकिन उसका ताप अधिक है, तो इसलिए ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हाँ, वो वस्तु देखिए, इसमें आपको ये ध्यान देने की बात है, जैसे कि अभी बताया है कि इसमें ये नहीं है आपको निर्भर करेगा कि वस्तु कौन छोटी है कौन बड़ी है। इस पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर इस बात पे करेगा कि किसका ताप अधिक है।
जिसका ताप अधिक होगा वहाँ से ऊष्मा चलेगी और जिसका ताप कम होगा उधर की ओर जाएगी। तो ऊष्मा का प्रवाह होगा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। तो अब हम ऊष्मा और ताप में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं, ये आपको बतलाते हैं। समानता तथा विभिन्नता। दो पदार्थों के ताप अलग अलग होने पर भी उनमें ऊष्मा की मात्रा समान हो सकती है। हाँ, देखिए वही बात आई है, उनके क्या है, पदार्थ समान हैं लेकिन फिर भी उसमें ऊष्माएं अलग अलग हो सकती हैं। और इसी प्रकार से दो पदार्थों की ऊष्मा अवस्था अलग अलग होने पर भी उनके ताप समान हो सकते हैं। अर्थात ये वस्तु के क्षेत्रफल और आयतन तथा आकृति पर निर्भर करती है कि वो कितनी ऊष्मा की मात्रा ग्रहण कर रहा है और कितनी नहीं ग्रहण कर रहा है। यदि हमारे पास दो वस्तुएं हैं और हमने उन दोनों को आपस में मिला दिया तो जो उनकी कुल ऊष्मा की मात्रा रहेगी वो अलग अलग ऊष्माओं का योग होगा। लेकिन यदि दो वस्तुओं का ताप अलग अलग है और हमने उसको मिला दिया तो उनका ताप संयुक्त होकर के जुड़ेगा नहीं, बल्कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक ठंडी वस्तु और एक गर्म वस्तु को मिला दिया, जी हाँ, तो ठंडी वस्तु का ताप बढ़ेगा और गर्म वस्तु का ताप घटेगा और दोनों का ताप कुछ समय बाद समान हो जाएगा। तो ये मिश्रण करने से, दो वस्तुओं को मिश्रण करने से छात्रों वस्तुओं का जो ताप होता है वो बराबर हो जाता है। गर्म वस्तु का ताप घटता है और जो ठंडी वस्तु है उसका ताप बढ़ता है। लेकिन ऊष्माओं का योग होता है। जैसे एक में अगर ऊष्मा है 1 कैलोरी, दूसरे में ऊष्मा है 2 कैलोरी, तो इनका जो जोड़ होगा 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। लेकिन ताप जो होगा वो बीच का होगा, 2 और 1 के बीच का। जी हाँ, इसी प्रकार से यदि एक हमारे पास बड़ी वस्तु है जिसके पास कुछ निश्चित ऊष्मा की मात्रा है, यदि उसको दो वस्तुओं में तोड़ दिया जाए तो जो अलग अलग ऊष्माएं आएंगी उनका कुल योग जो प्रारंभ में ऊष्मा थी उसके बराबर होगा। लेकिन अगर एक वस्तु है, एक लिक्विड है हमारे पास जिसका ताप अगर कुछ दिया है और उसी को हम दो भागों में विभक्त करें तो दोनों का ताप समान होगा। अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है तो अगर हमने उसको दो भागों में विभक्त किया तो वो दोनों का ताप जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। हाँ, देखिए छात्रों, बहुत आपने कि एक जो आपका बर्तन है उसमें पानी भरा है और उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक बर्तन में आधा पानी भर दिया, दूसरे बर्तन में आधा पानी भर दिया, तो भी ताप वही रहेगा। जो सम्मिलित का ताप था और अलग अलग करने पर जो भी ताप हुआ वही ताप रहेगा। मतलब ताप नहीं बदलेगा। वस्तुओं को हम दो भागों में बांट दें, 3 भागों में बांट दें, 10 भागों में बांट दें, चाहे जितने भागों में बांट दें, तो उसका ताप नहीं बदलेगा। ताप को, ऊष्मा को मापने का मात्रक होता है कैलोरी। तो कैलोरी को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये बताया जाता है कि यदि 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है तो जो ऊष्मा की मात्रा खर्च होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। और ताप को मापने के अन्य अंश द्वारा मापा जाता है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट इत्यादि इसके पैमाने होते हैं। हाँ छात्रों, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमने कैलोरी की परिभाषा की है इसको हमने जल को आधार मानकर की है। जल जो कि हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और जल को हम आधार मानकर इसकी परिभाषा करते हैं। और इसमें देखिए एक आदर्श ताप लिया गया है। जो परिभाषा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ताप है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए जब कोई परिभाषा की जाती है तो इसमें सभी वैज्ञानिकों का मत होता है और वो आदर्श स्थितियां जो होती हैं उस आदर्श स्थितियों के आधार पर ही परिभाषा की जाती है। तो छात्रों, इस परिभाषा में सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि हमने ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ा दिया, लेकिन कौन सी स्थिति में बढ़ाया उसके ऊपर ज़रूर आप लोग ध्यान देंगे कि हमें ताप बढ़ाना है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। और उसको भी पानी को लेना है, पानी को भी शुद्ध पानी लेंगे जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से हम उसकी परिभाषा करेंगे।
अब एक बात जो हम आपको बार बार बतला रहे हैं कि दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने पर जो उच्च ताप वाली वस्तु है वो ऊष्मा देती है और जो निम्न ताप वाली वस्तु है वो ऊष्मा ग्रहण करती है। तो इस स्थिति में हमेशा ही दी गई ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है ली गई ऊष्मा की मात्रा के, यदि ऊष्मा का क्षय किसी अन्य प्रकार से नहीं हो रहा हाँ, हो। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको बताई मैडम ने कि ऊष्मा इधर उधर क्षय नहीं होना चाहिए, तब ये शर्त लगेगी कि जितनी हम ऊष्मा देंगे उतनी ही ऊष्मा लेंगे। कौन देगा ऊष्मा? ये निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो गर्म वस्तु है वो ऊष्मा देती है और जो ठंडी वस्तु है वो ऊष्मा लेगी। और दोनों की दोनों मात्राएं, दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्माएं बराबर होती हैं। लेकिन शर्त वही है कि ऊष्मा का क्षय नहीं होना चाहिए, ऊष्मा इधर उधर नष्ट नहीं होना चाहिए, तब लगेगा ये नियम। और ये जो ऊष्मा की मात्रा हम निर्धारित करते हैं, इसमें पदार्थ का द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्मा तथा ताप अंतर के द्वारा ऊष्मा की मात्रा का निर्धारण किया जाता है कि कितनी ऊष्मा दी जा रही है। इसी प्रकार ऊष्मा लेने वाले वस्तु का द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्मा तथा उसके ताप अंतर पर ये निर्भर करता है कि उसने कितनी ऊष्मा ग्रहण की। तो हमेशा ही ये सिद्धांत याद रखिए, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब जब ऊष्मा और ताप में अंतर आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो ताप को मापा कैसे जाता है। अभी तक हमने आपको बताया कि अंश में से हम नापते हैं, लेकिन देखिए इसे मापने के कई पैमाने होते हैं। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रोमर स्केल, परम स्केल या केल्विन स्केल, इन 4 तरीके से ताप को मापा जाता है। हाँ, देखिए आप लोगों को छात्रों, देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं, लंबाई अगर हम सेंटीमीटर में नापते हैं तो उस पर भी देखिए आप लोगों ने देखा होगा एक स्केल बनी रहती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से स्केल बनी रहती है। इसी प्रकार से आप लोगों ने थर्मामीटर भी देखे होंगे, थर्मामीटर पर भी इसी प्रकार के चिन्ह लगे रहते हैं, लेकिन वो चिन्ह अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा लगाए गए हैं, इसलिए उनके नाम के आधार पर ही ये अलग अलग पैमाने बनाए गए हैं। तो ये देखिए अभी मैडम बताएंगी कौन कौन से जो पैमाने हैं, किस वैज्ञानिक ने उनको बनाया है, इसके बारे में आप लोग समझिए। सेल्सियस स्केल जो है, इसे स्वीडिश वैज्ञानिक ने अभिकल्पित किया। एक चीज़ मैं आपको पहले बतला दूं कि इन सभी पैमानों पे जो पानी का हिमांक और पानी का क्वथनांक, इन दोनों चीज़ों को आधार माना गया है। तो सेल्सियस स्केल पे गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया, और इस 0 से 100 के बीच को 100 बराबर भागों में विभक्त किया गया, तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री के बराबर होता है। इसको मैडम जरा इसके ये थर्मामीटर को बताकर इसको समझाएं। जी हाँ, ये देखिए, ये जो थर्मामीटर लाया है ये सेल्सियस स्केल का है। अभी आप तापमापी को जब और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पारा भरा हुआ है, और ये पारा जब चढ़ता है और जिस स्थिति में जाकर के रुक जाता है, उतने डिग्री सेल्सियस किसी भी वस्तु का ताप होता है। तो जब भी किसी पदार्थ का ताप हमें लेना रहता है, तो इस प्रकार से हम बीकर में वो पदार्थ ले रहे हैं, तो उसमें हम इसको इस तरीके से सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, और ये देखते हैं कि पारा जो है एक समय के पश्चात कहाँ जा कर के रुक रहा है, वही उस वस्तु का ताप होता है। छात्रों, इसमें देखिए आप लोग फिर से देखेंगे, देखिए आपके पास थर्मामीटर होगा, उस थर्मामीटर में देखिए सबसे नीचे एक निशान लगा होगा। आप लोगों के स्कूल में, आप लोगों की प्रयोगशाला में अगर थर्मामीटर हो तो उसको आप लोग देखें, उसमें सबसे नीचे निशान लगा होगा और वहाँ लिखा होगा 0। तो ये जो निशान है 0, ये इस थर्मामीटर को जब हमने बर्फ़ में डुबोया है, और उस समय जो पारे का तल था बर्फ़ में डुबोने पर, कौन से बर्फ़ में, वो भी पिघलता हुआ बर्फ़। पिघलने से मतलब होता है जब बर्फ़ गल रहा हो, और उसे कहते हैं बर्फ़ का गलनांक। और जब गलते समय गलते हुए बर्फ़ में इसको डुबोएंगे, तो यहाँ पर जो पारे का तल होगा वहाँ पर एक निशान लगा देंगे, और उस निशान को 0 डिग्री सेल्सियस माना था किसने? वैज्ञानिक स्वीडिश वैज्ञानिक सेल्सियस ने। और इसी प्रकार से फिर इस
थर्मामीटर को फिर से डुबोया था। कहाँ डुबोया होगा? उबलते हुए पानी में, जब भाप बनती है और फिर पारा ऊपर चढ़ गया होगा, और जब चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर पहुंच गया होगा, वहाँ पर उसने लिख दिया होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर इतने बीच की जो दूरी है, 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच की दूरी, इसको 100 बराबर भागों में बांटा उसने, और इस एक भाग को कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा पैमाना जो उपयोग में लाया जाता है मुख्यतः मनुष्य के शरीर का ताप नापने के लिए, फ़ारेनहाइट। इसे जर्मन वैज्ञानिक ने अभिकल्पित किया था। इसमें गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसे 180 बराबर भागों में विभक्त किया गया। अब देखिए 1 से 80 क्यों भाग किया, कि देखिए आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा सबको, 2 से 12 और 32। अब 2 से 12 में से आप 32 घटा देंगे, तो 2 से 12 में से आप 32 घटाएंगे तो देखिए आप लोग घटाकर कितना आता है, तो आपको मिलेगा 1 से 80 आएगा। तो इस प्रकार से पूरे भाग को 1 से 80 भागों में बांटा होगा, इसी प्रकार से होगा ना। जी हाँ। रोमर स्केल फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने अभिकल्पित किया। इसमें गलनांक को 0 डिग्री लिया गया तथा क्वथनांक को 80 डिग्री लिया गया, और प्रत्येक भाग को 80 बराबर भागों में विभक्त किया गया। तो जो एक माप था वो 1 डिग्री रोमर के बराबर हुआ। और ये जो ताप पैमाने हैं, इनके जिन वैज्ञानिकों ने इनको अधिकल्पित किया था उन्हीं के नाम से हम जानते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रोमर स्केल। इसके पश्चात परम स्केल या केल्विन स्केल। इस स्केल के द्वारा हम मुख्यतः गैसों का ताप नापते हैं। गैसें भी कैसी, इनको जब ये पैमाना अधिकल्पित किया गया तो सबसे पहले ये देखा गया कि जो गैसों के अणुओं में मूवमेंट रहता है, जो गति रहती है, इसको जब कम टेम्परेचर को कम करते 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 लाया गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा गया कि इन अणुओं की गति नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है, और सभी गैसेस द्रवित अवस्था में आ जाती हैं। या इस प्रकार से बोल रहे हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पर उनकी गति शून्य हो जाती है, ये बोल सकते हैं अपन। जी हाँ, उनकी गति शून्य इसीलिए हो इसको जाती है। परम शून्य कहते हैं। इसलिए इसे परम शून्य कहते हैं। और यहाँ पर देखा गया कि इस स्थिति में इनके आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं। इसके बाद प्रत्येक 1 डिग्री के तापक्रम बढ़ने पे ये देखा गया कि जो इसका आयतन रहता है या दाब रहता है, ये 0 डिग्री के आयतन या दाब का 1/273वें भाग से बढ़ता है। तो इस स्थिति को आधार मान करके केल्विन ने जो पैमाना अभिकल्पित किया, इसको शून्य मान करके उसे हम के से, केल्विन अर्थात के से नापते हैं, और जिसे हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो हमारा है, उसने भी ताप के लिए जो पैमाना दिया है वो डिग्री केल्विन ही दिया जाता है। जब हमारे पास अलग अलग पैमाने आ गए तो ये सोचा गया कि क्या इन पैमानों के मध्य आपस में कोई संबंध है। तो क्योंकि जो सभी का आधार है वो गलनांक और क्वथनांक का था, तो इनको आधार मान करके देखिए आप किस प्रकार से इनके बीच संबंध दिया गया। C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R/80 इज इक्वल टू K-273/100, जहाँ C डिग्री सेंटीग्रेड, F डिग्री फ़ारेनहाइट, R डिग्री रोमर, K डिग्री केल्विन है। और जब इसको पुनः थोड़ा सा सॉल्व किया गया, इसका साधारणीकरण किया गया, तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जो कि आपको अवश्य ही याद रखना है। तो आप इसको बड़े अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर देखिए हम इसको और दूसरे प्रकार से थोड़ा समझें कि डिग्री सेल्सियस है आपका, डिग्री सेंटीग्रेड है, पैमाना है, इसमें C इसका संकेत होता है। तो C में से हम उसका जो क्वथनांक है 0, C में से जो उसका गलनांक, क्वथनांक नहीं गलनांक, C में से जो गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है
उसको घटा दें तो C माइनस 0 हो जाएगा, मतलब उसको हम C लिख सकते हैं। और उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया है, इसलिए उसमें 100 का भाग दे दिया है। इस प्रकार से एक बात हो गई। फिर इसी प्रकार से अगर आपका फ़ारेनहाइट पैमाना है, उसमें जो गलनांक है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है, तो F में से हमने 32 घटा दिया है और उसके बाद 1 से 80 से भाग दे दिया है, तो ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार से आपका र्यूमर पैमाना है, उसका जो गलनांक है वो 0 र्यूमर माना गया है, तो इसलिए R में से 0 घटाया और उसको 80 भागों में बांटा, तो 80 से भाग दे दिया। इसी प्रकार से केल्विन है, उसका जो गलनांक है वो -2 से 73 माना, तो R में से K में से -2 से 73 घटा दिया और 100 से भाग दे दिया। इस प्रकार से अगर आप लोग याद रखें तो उससे आपको परिभाषा भी याद हो जाएंगी उनकी कि वो किस प्रकार से बनाए गए हैं और उनमें संबंध भी आपको मिल जाएंगे। और ये संबंध देखिए छात्रों बहुत महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, क्योंकि हमें एक संबंध से दूसरे संबंध में इनके मान मालूम हो जाते हैं। अगर एक का मान हमें मालूम है तो दूसरे का मान हम मालूम कर सकते हैं। तो सूत्र C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। तो आइए इस सूत्र पे आधारित हम आपको एक दो संख्यात्मक प्रश्न बताते हैं कि किस प्रकार से इन्हें हल किया जाता है। अब जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये आपने देखा होगा, ये जनरली मनुष्य के शरीर का ताप नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो डिग्री सेंटीग्रेड है, जनरली ये कमरे का ताप तथा वायुमंडलीय ताप इत्यादि नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस पैमाने पे यह ताप कितना होगा। देखिए, आप टेलीटॉप के माध्यम से मैं आपको ये सवाल हल करके बताती हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह ताप कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि हमें दिया क्या है। F की वैल्यू हमें दी हुई है, F इज़ इक्वल टू 98.4 डिग्री। C हमें निकालना है, तो निश्चित तौर से हम वो संबंध प्रयोग में लाएंगे जिसमें C और F उपयोग में आ रहे हैं, अर्थात C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये हम प्रयोग में लाएंगे। अब यहाँ पर हम F की वैल्यू रख सकते हैं, F का मान हम रख सकते हैं 98.4, तो C/5 इज इक्वल टू 98.4 माइनस 32/9। अब जरा आप 98.4 में से 32 घटाइए, देखिए कितना आएगा, 66.4/9। अब इसे हम तिर्यक गुणा करें तो 9 का गुणा C से हो जाएगा, तो 9C इज इक्वल टू 66.4 इंटू 5, या C का मान हम निकालेंगे तो 66.4 इंटू 5/9, और ये आप जब इसको हल करेंगे तो ये करीब करीब आता है 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसे हम 36.89 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 मान सकते हैं थोड़ा सा। हाँ। जी हाँ, 37 डिग्री मान सकते हैं। अब फ़ारेन जो ताप माप भी रहते हैं, अभी जैसा आपको दिखलाया, तो ये जिस निशान तक पारा पहुँच कर के रुकता है वो हमें नापना पड़ता है। अब बहुत बार बहुत से व्यक्ति बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए आजकल ऐसे पैमाने भी बनने लगे हैं जिसमें कि नंबर में लिखा हुआ आ जाता है कि 36.89 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक पैमाने से दूसरे पैमाने में हम मान को परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये समीकरण मालूम है, इनमें संबंध मालूम है किन्हीं भी दो पैमानों के बीच में, और एक पैमाने का आपको मान दिया है, तो उसको हम दूसरे पैमाने में इस समीकरण के द्वारा क्या है, बदल सकते हैं। जैसे कि अभी बताया है कि 98.4 पुनः देख लें आप। हाँ, जैसे 98.4 जो ताप है, मानव शरीर का ताप है, सामान्य ताप है,
इसको डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेंटीग्रेड में किस प्रकार से बदला गया है। C/5 सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि कौन सा हमें उपयोग में लाना है सूत्र। तो चूंकि यहाँ C और F में हमको संबंध चाहिए, तो C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 और F की जगह पे हम मान रख देंगे 98.4। जब हम 98.4 रखेंगे -32/9 और इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा 66.4/9 और इसका पुनः हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो 9C इज इक्वल टू 66.4 × 5। तो यहाँ पर जब हम C को हल करेंगे तो ये मान आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक जो मानव शरीर का जो ताप होता है, अगर हम उसको डिग्री सेल्सियस में नापें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापें तो 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस 98.4 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। हम एक आपको बताना चाहेंगे कि आप कुछ ताप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पे हमने 3 तापमापी लिए हैं, केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, देखिए जो 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड पे जब हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो केल्विन पे हो रहा है 273 डिग्री और फ़ारेनहाइट पे हो रहा है 32 डिग्री। इसी प्रकार से जब 0 डिग्री केल्विन ले रहे हैं तो ये सेंटीग्रेड पैमाने पे आ रहा है -273 और फ़ारेनहाइट पैमाने पर आ रहा है -460। इस प्रकार से हम अलग अलग टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर आप देखिए, अगर सेंटीग्रेड में है 37 और फ़ारेनहाइट में जो 98.4 हमने बताया था उसे हम 99 लेते हैं राउंड फिगर में, तो केल्विन में वो माप होता है 310। तो एक आपके पास में एक तरीके से तुलनात्मक चार्ट हमने आपके लिए बनाया है कि अगर तापों को हम एक पैमाने से दूसरे पैमाने के बीच में परिवर्तित करें तो उनके मध्य क्या संबंध होते हैं। हाँ, ये देखिए आपको इस प्रकार से ये स्क्रीन पर आपको अलग अलग पैमाने दिखाए गए हैं। केल्विन पैमाना भी है, डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट पैमाना है। इसमें तुलना की गई है कि केल्विन -373 है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, वो 100 -100, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, -212। हाँ, इस प्रकार से आप इस चार्ट बनाकर अलग अलग पैमानों पर एक प्रकार से उनकी तुलना कर सकते हैं। एक प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में बराबर होता है। वह कौन सा मान है वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में बराबर होता है। ऐसा ताप हमें ज्ञात करना है कि जिसका मान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर है। तो देखें आप, पुनः हमें यहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध चाहिए, तो हम सूत्र उपयोग में लाएंगे C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो F की जगह पे हम C भी रख सकते हैं, F की जगह C भी रख सकते हैं। तो C/5 इज इक्वल टू C - 32/9। अब जब इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 का गुणा C में हो जाएगा, 9C इज इक्वल टू 5 × C - 32, या 9C इज इक्वल टू, जब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5C माइनस 32 में 5 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 160, या 9C माइनस 5C, इसको हम पक्षांतर करके इधर ले आए, बराबर -160। तो 9C में से 5C चले जाएंगे तो बचेगा 4C इज इक्वल टू -160, या C इज इक्वल टू -160/4 दैट इज इक्वल टू -40 डिग्री। अब देखिए, आपको ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा ताप होगा जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों कैसे होंगे, बराबर होते हैं। मतलब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर, F और C दोनों बराबर।
तो इस प्रकार से गणना के द्वारा ये मालूम हुआ कि -40 है। तो -40 को हम फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं और -40 को डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। -40 एक ऐसी संख्या है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ताप दोनों के दोनों बराबर होते हैं। जी हाँ। और इनमें संबंध देखिए बिल्कुल आसानी से निकल आया है। सूत्र इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए। जब हमने सूत्र बनाए थे तो उसमें सूत्र बनाते समय ये सूत्र निकला था C/5 बराबर F - 32/9, और इसमें F की जगह C रख दिया और इसके बाद इसको हल कर लिया। तो इस प्रकार से -40 आया। वो C का मान भी हो सकता है -40 और F का मान भी हो सकता है -40, ऐसे ही होगा ना। जी हाँ, -40 डिग्री पे C और F दोनों पैमाने जो हैं वो बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य पैमानों के मध्य संबंध ज्ञात कर सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो अगर हम यहाँ पर देखें सूत्र में रख दें तो वो बराबर हो जाएगा K बराबर 273 डिग्री केल्विन। तो ताप के विभिन्न पैमानों के मध्य संबंध हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है, दोनों के मध्य अंतर क्या होता है, ताप मापने के कौन कौन से पैमाने होते हैं और उनके मध्य सूत्र क्या होता है, और उसके पश्चात संख्यात्मक प्रश्न। हाँ मैडम, मैं आपसे एक बात और बोलूँगा कि छात्रों को एक बार और ऊष्मा और ताप के बारे में जो अंतर होता है ऊष्मा और ताप में, उसको और बताएं कि ऊष्मा और ताप दोनों में किस प्रकार से दोनों में अंतर है। हाँ, ताप जो है वो ऊष्मीय अवस्था है, किंतु दोनों में मूलभूत अंतर है कि ताप ये निर्धारण करती है कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ हो रहा है। हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु ऊष्मा देती है, निम्न ताप वाली वस्तु ऊष्मा लेती है। दो वस्तुओं को यदि समान ऊष्मा दी जाए तो भी उनके ताप में अंतर हो सकता है, क्योंकि यह वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा तथा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि वह कितनी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, और हमेशा ही दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होती है। तो छात्रों, इस प्रकार से आज आप लोगों ने ऊष्मा और ताप में संबंध पढ़ा है। ऊष्मा का हम ताप के द्वारा किस प्रकार से निर्धारण करते हैं, एक ताप के जो पैमाने हैं उस पैमाने के द्वारा एक पैमाने से हम दूसरे पैमाने में ताप को किस प्रकार से बदलते हैं। तो इनके सूत्रों को या इन सूत्रों को याद करके आप एक का कोई भी मान रखें और दूसरे में बदलने का प्रयास करें, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी पैमाना है, कोई भी ताप है, एक पैमाने से दूसरे पैमाने में आसानी से आप बदल पाएंगे। और इसके बाद आप लोग खुद समझेंगे कि ताप को हम अलग अलग थर्मामीटर के द्वारा किस प्रकार से नाप सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि मानव शरीर का जो ताप होता है 98.4 होता है, लेकिन ये डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। लेकिन अगर उसी को हम सेंटीग्रेड पैमाने से नापेंगे, सेंटीमीटर थर्मामीटर से नापेंगे, तो उसका मान होगा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से आपने दूसरा सवाल देखा होगा कि कौन से ताप पर दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कौन सा ऐसा ताप है जिस पे बराबर होते हैं। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है ये कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। इनको आप लोग और हल करने का प्रयास करें। जो भी समस्याएं हों आपको उनको लिखकर भेजें, तो आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।